फ्रेंड, यस्टरडे विद नीतीश पे मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आपको पता होगा कि हम लोग मौलिक अधिकार से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यानी कि 150 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। कवर करने की बात करें तो हम लोग इसके पहले 100 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज लगभग हम लोग 35 क्वेश्चन कवर करेंगे। आज के ये प्रैक्टिस सेशन लास्ट सेशन होगा कि जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड होगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन इंक्लूड किए जा रहे हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी, आईएएस, पीसीएस, नेट, जेआरएफ और अदर वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस सेशन में डाले जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस है तो इस सेशन से ज़रूर जुड़िएगा। ठीक है, अगर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के बेस्ट वीडियो पाने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ इसको शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास जिनको इसकी ज़रूरत है। लाइक अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हैं, कितने आपके राइट होते हैं, ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझसे। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग 101 से। इसके पहले हम लोग ने 100 क्वेश्चन कवर कर चुका। अगर आप वो नहीं देखें तो वहाँ पे जाके आपको पहले पढ़ लेना है, प्रैक्टिस सेशन लगा लेना है, इसके बाद 101 से स्टार्ट करना है। खासकर मैं बात करूँ तो आप मौलिक अधिकार से रिलेटेड मैंने शार्ट नोट्स भी बताया है, यानी कि शार्ट डिटेल्स में मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके बाद ये प्रैक्टिस सेशन करेंगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा पहले शार्ट जो डिटेल्स मैंने पढ़ाया है उसको जाके पढ़ लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस सेशंस को लगाइए अगर आप नए हैं। तो चलिए आज का सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया है, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट होगा। 134 या 35 जो भी क्वेश्चन होगा यहाँ तक कंप्लीट करेंगे, यानी कि मैक्सिमम 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर कंसंट्रेट होकर आप ध्यान से देखिए और सुनिएगा। ठीक है, तो देखिए ये सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में बताया गया है या किस संशोधन में बताया गया है, ये और किस वाद में बताया गया है, इससे रिलेटेड सारे मैचिंग करने हैं आपको। संसद मौलिक अधिकारों के संशोधन कर सकती है। संसद जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं, ये किस वाद से संबंधित है। मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में आया है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध किस में किया गया है। ये सारी बातें आपको करना है। तो चलिए मैं आपको इसका मैच करवाता हूँ। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो ये आपका आर्टिकल किससे रिलेटेड होता है। आपको पता होगा कि मौलिक कर्तव्य जो होगा ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, तो इसके द्वारा इसको ऐड किया गया था। आर्टिकल की बात करें तो 51A में इसको बताया गया है। तो आर्टिकल की बात करें कि मौलिक कर्तव्य को 51A में बताया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सलाह पर जो है इसको ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को आर्टिकल 51A में। और किस संशोधन के द्वारा, ये जो हमारा जो 42 अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का 1976 में, इसके तहत जो है इसको ऐड किया गया था। ये आपको याद रखना है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इस किस केस से रिलेटेड है ये बात किया जाए तो संसद मौलिक अधिकारों में जो है संशोधन कर सकती है। ये केशवानंद केर से, यहाँ पे मूल ढांचे की बात की जाए तो ये संशोधन कर सकती है। ये आपका मिनर्वा मिल्स केस है। अगर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है तो ये मिनर्वा मिल्स केस में था। लेकिन मूल ढांचे का सिद्धांत जो आया था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मध्य आया था, जो कि 1973 में ये केस आया था। ठीक है, और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध जो किया गया है ये आपका आर्टिकल 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जो कि आर्टिकल 23 और 24 दो आर्टिकल आपके शोषण के विरुद्ध के अधिकार के तहत आते हैं, जो कि मौलिक अधिकार से ही रिलेटेड है। तो ये सारी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे इस मैचिंग से। सारे देखिए कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इस सेशन से आप ज़रूर जुड़िए और आपको हो सकता है कि इस सेशन से आपको ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं, या फिर और किसी को इससे लाभान्वित करना चाहते हैं तो आप इस शेयर करके उसे ऐड कर सकते हैं इस सेशन में। तो देखिए मौलिक अधिकार की बात किया है 3 में, यानी कि 42वें संविधान संशोधन। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ये मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया। मूल ढांचे की बात किया गया है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। इंसानों के नैतिक व्यापार का निषेध करता है, ये संविधान के अनुच्छेद 23 में, यानी कि 3142 देखते हैं। 3142 किसी में है, 3142 तो किसी में नहीं है, बट यहाँ पे
मौलिक कर्तव्य की बात जो कही किया है, एक अर्थ 3 होगा ही, 3 4। ये देखिए फर्स्ट यहाँ पे ये क्वेश्चन मिस्टेक है, यानी कि मैचिंग जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें आप संशोधन कर लीजिएगा। यहाँ पे 3 1 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं हम लोग। किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? किस वाद में जो है संसद को जो है मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था, या राजनारायण बनाम इंदिरा गांधी, गोलकनाथवाद या सज्जनवाद में दिया गया है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार भी दिया गया है, और मूल ढांचे का जो प्रावधान आया था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से भी आया था। ये भी बातें आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करने का प्रयास करूँगा। देखिए जो ये शंकरी प्रसाद बनाम जो है संघवाद आया था, शंकरी प्रसाद, तो ये 1951 में आया था। इसमें ये कहा गया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमारवाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का निर्णय आया था। तो जो गोलकनाथ का केस था उसमें जो था ये कहा गया कि गोलकनाथ में कि जो मूल अधिकार में संशोधन हो रहा है इस पे रोक लगाने का अधिकार आया था, ये गोलकनाथ केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे। 103 में है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की मूल संरचना सिद्धांत यानी कि बुनियादी ढांचा जिसको कह सकते हैं, इसका प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में आया? यानी कि ये बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में क्या आया था, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान में आया था, या केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मध्य आया था, या फिर शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मध्य आया था? अभी मैंने बताया आपको जी मूल ढांचा यानी कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता है, तो यानी कि मूल संरचना का सिद्धांत की बात करता है, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 केस में आया था। तो इसको आपको कन्फर्म याद कर लेना है। ये केस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला केस है, ठीक है। और जो है बाद में इसका अनुमोदन जो था मिनर्वा मिल्स केस में 1980 में किया गया था। इसमें कुछ जो थे अनुमोदन संशोधन किए गए थे। 104 देख लेते हैं हम लोग। 104 में निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का रूपरेखा प्रतिपादित किया गया था? तो देखिए मूल संरचना, इसको इंग्लिश में बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की क्वेश्चन अगर आते हैं तो आपको याद रखना है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का केस, ठीक है, जिसकी 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 7:6 से जो है ये पारित किया गया था। सॉरी 105 देखते हैं हम लोग। 105 में मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालक्रम चुनिए। यानी कि मूल अधिकार से संबंधित जो निर्णय आए थे उनको कालक्रम के यानी कि उनके क्रम के अनुसार उनको चुनना है, ठीक है। तो देखिए 2 यहाँ पे दिया गया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और तीसरा देख लेते हैं यहाँ पे, तीसरा चौथा यहाँ पे है मिनर्वा मिल्स बनाम संघराज या एस के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन साथ में दिखाई दें। चलिए अब आपको साथ में दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको बताना है कि कौन सा केस कब आया। इसका पहले मैं आपको डेट बता दूं, इसके बाद आप जो है मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस था ये आया था गोलकनाथ बनाम जो था ये पंजाब राज्य 1967 में आया था, ठीक है, 1967 में आया था। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो है 1967 में आया था, ठीक है। तो और एक आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये तो मैंने आपको बताया था 1973 में आया था। और साथ ही साथ बता दें मिनर्वा मिल्स केस जो आया था और भारत संघ के मध्य जो केस था ये 1980 में आया था। तो और एक था केस, कौन सा केस था, ए के गोपालन बनाम मद्रास, ये आया था आपका
1950 में। तो 1950 में ये आर्टिकल बना था कि 1950 में गोपालन मद्रास राज्य। सही उत्तर क्या होगा? इसमें आपको क्या करना है, आपको जो लगाना है कि क्रम से कैसे इसको सेट कर सकते हैं, इसके बाद इसको आपको बताना है कि क्रम में। ठीक है, तो यहाँ मैं नीचे ऑप्शन दे दे रहा हूँ, इसके बाद आप यहाँ पे क्रम में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रम में एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो इस तरह आपको क्रम में बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है आपका, सबसे पहले आपका आ जाएगा ए गोपालन, यानी कि डी आपका पहला आ जाएगा। डी पे पहला 1950 में केस आया था। इसके बाद आपका आता है 1967 में आता है गोपालन नाथ का। गोपालन नाथ का ये 2 पे हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 1973 वाला आता है आपका तीसरे नंबर पे हो जाएगा। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला आता है। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है 1980 में जो आया है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ राज्य केस आया है। तो इस दृष्टि से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा DABC। DABC में देखिए आपका सही हो जाएगा DABC। DABC यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट होगा। देखिए मैंने जो भी बताया है डेट, उसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं किसी भी रूप में आपसे ज़रूर मिलेंगे, यानी कि कोई भी एग्जाम देने जाएंगे कंपटीशन में, तो आपके जो मैंने केस से बताया है, जो भी निर्णय आए हैं, उनको सन याद कर लीजिएगा और किस सन में क्या बातें कही गई हैं, इसका डिटेल्स वीडियो भी मैं आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 संपत्ति का अधिकार एक है। संपत्ति का अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है, वैधानिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है? तो देखिए अगर संपत्ति की बात किया जाए तो संपत्ति का अधिकार आपको मैं बता दूं 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को, जो ये पहले मौलिक अधिकार में था, बट 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया, इसको मौलिक अधिकार से निकाल के जो है इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, यानी कि आर्टिकल 300 क में रख दिया। पहले ये आर्टिकल 30 में था। ठीक है, तो 30 से निकाल के 300 क में इसको रख दिया गया। अब संपत्ति को क्या बना दिया गया? संपत्ति का जो है संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लिखित किया गया है, यानी कि इसको वैधानिक अधिकार भी कह सकते हैं और कानूनी अधिकार भी कह सकते हैं। तो इस रूप में हम लोग देखें तो ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि जो संपत्ति के अधिकार का पूछेगा तो आपको ज़्यादा सूटेबल आंसर जो है कानूनी अधिकार पे ही टिक करना है, जबकि वैधानिक अधिकार भी इसको कह सकते हैं। 107 पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन एक कहता है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। ये बात सत्य है, अभी मैंने बताया जस्ट आपको। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 7 में अनुच्छेद 301 के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या ये बातें सत्य हैं? देखिए यहाँ पे तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, ये भाग जो है, सॉरी यहाँ भाग में 7 बोल दिया था, भाग 12 के जो अनुच्छेद 300A में रखा गया, इसके पहले ही मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ पे बताया था। तो दोनों कथन सही है, तो देखिए किस ऑप्शन में दोनों सही हैं। तो सी देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की एकदम 100% चांसेस बन जाती है कि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन के देखिए नेचर बदल सकते हैं, बट क्वेश्चन का आंसर वही होंगे। बस आपको कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से सेटिस्फाइड करना है कि कॉन्सेप्ट आपका मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आपके जो फैक्ट होंगे तो फैक्ट आपके कॉन्सेप्ट से निकल के आ जाएंगे। तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, तो अभी मैंने बताया वैधानिक अधिकार। अगर कानूनी अधिकार नहीं देता है तो वैधानिक अधिकार वहाँ पे आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110 पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को लोप किया गया है, यानी कि इसको हटा दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था 42वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। तो 42वां संविधान संशोधन यहाँ 42 ऑप्शन बी में आ रहा है। ठीक है, तो 42 ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 112 देखते हैं हम लोग। 112 में बात कर रहा है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति के अधिकार को हटाया गया? सिंपल सा क्वेश्चन वही है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। 113 देखते हैं हम लोग।
किस संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? 42वें संविधान संशोधन। देखिए यूपीपीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी लोअर सबार्डिनेट मेंस में पूछा हुआ है 2013 में ही। तो देखिए क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि ये घटना चक्र से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए कितने बार ये रिपीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आप संपत्ति से संबंधित अधिकार जो मैंने बता दिया है, 42वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है इसको हटा के संविधान के भाग 12 में 300A में जो है इसको रखा गया। पहले ये आर्टिकल 30 में था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, छत्तीसगढ़, यूपी लोअर, यूपीपीसीएस स्पेशल, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का, सब है। बट यहाँ पे संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रहा, ये एक कानूनी अधिकार बन गया है या वैधानिक अधिकार बन गया है। 17 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान के नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे मूल अधिकार नहीं दिया गया है, तो संपत्ति के अधिकार को नहीं दिया गया है। आप शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार भी है, आपको संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार है, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का भी अधिकार है। 118 में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा संविधान भारत द्वारा अच्छा मूल कर्तव्यों में से नहीं है? तो देखिए समानता का अधिकार आपके पास है, लेकिन विरोध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अधिकार जो है आपके 6 मूल अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। समानता का अधिकार तो दिया गया है, बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा कि आपको जो है विरोध का अधिकार दिया गया है, ये बिल्कुल नहीं है। तो विरोध का अधिकार नहीं है, तो इस दृष्टि से आपका ऑप्शन बी जो है यही राइट हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है, 23 से 24, 14 से 18 समानता दिया गया है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, 25 से 28। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। विरोध करने का अधिकार नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। 19 देखते हैं हम लोग। 19 में क्या है? भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार प्रदान करता है, समानता का अधिकार प्रदान करता है, धर्म पालन का अधिकार, समान आवास का, ये समान आवास की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए आवास का तो बात करता है, लेकिन समान आवास की बात बिल्कुल नहीं करता है। तो ये ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। धर्म पालन की अधिकार का देता है, फिर स्वतंत्रता का अधिकार भी देता है। 121 देखते हैं हम लोग। जूम आउट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये आपका क्वेश्चन जो है कूट में है। चलिए बताइए, किसी भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य, किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मतलब ये है, क्यों? इसमें वाक स्वतंत्र, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होगा। किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ऐसा है क्या? तो आपको बताना है। ठीक है, ये सही है। देखिए संविधान में ये उल्लिखित है कि किसी को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी को ज़बरदस्ती या शासन के बल पे राष्ट्रीय गीत गाने के लिए उसको जो है प्रेरित नहीं किया जा सकता। इसे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। क्या लगता है कि आपको इससे जो है इसके अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा? बिल्कुल होगा। अगर आप जो है राष्ट्रीय गीत को जो है राष्ट्रीय गीत का उल्लंघन करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे तो यही होगा ना कि अंतःकरण आपके धर्म अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता आपकी अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। ये भी बिल्कुल सही है, कोई इसका विधिक उपबंध भी नहीं बनाया गया कि आप राष्ट्रीय गीत नहीं गाएंगे तो आपके ऊपर धारा ये लगा दी जाएगी, इस कानून के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि सारे जो है क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके राइट होते हैं। तो देखिए ये मैटर जो है मैं आपको बता दूं, विजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य एक मैटर था। विनोएल इमैनुअल बनाम केरल राज्य था, जो कि 1986 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि किसी को भी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
किस वाद में कहा गया था? बिजोई इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 के वाद में एससी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी नागरिक को जो है राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता यदि उसका धार्मिक विश्वास ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है। राष्ट्रपति राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य करना वाक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। अगर कोई राष्ट्रगीत गाने के लिए आपको बाध्य करता है तो उसका मतलब ये होगा कि आपके वाक व स्वतंत्रता का उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ऐसा कानून नहीं है जिससे अधीन उसे राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य किया जा सके। ठीक है, तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपके निकल के आ रहे हैं। तो कहने के लिए यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे, बट आपके 50 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन से मौलिक अधिकार हैं जो कि भारतीय नागरिकों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं? गैर नागरिकों का मतलब यहाँ पे इससे है कि जैसे कोई विदेश से नागरिक आया है तो वो नागरिक नहीं माना जाएगा, वो गैर नागरिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सा जो अधिकार है, मौलिक अधिकार है, यहाँ पे केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को नहीं। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको प्राप्त है? क्या विदेशी को प्राप्त है? विदेशी आके यहाँ पे कुछ भी बोल सकता है, सरकार के खिलाफ अपनी अभिव्यक्ति भाषण दे सकता है, कुछ भी बोल सकता है? बिल्कुल नहीं बोल सकता। तो ये उसको नहीं प्राप्त है, गैर नागरिक को नहीं प्राप्त है, बस नागरिक को ही प्राप्त है। कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष समता की बात किया जाए तो क्या विदेशी को प्राप्त है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कानून के समक्ष मतलब समानता सबको प्राप्त है। यानी कि कोई भी देश से, किसी भी देश का कोई नागरिक है, अगर उसके खिलाफ गलत व्यवहार किया जाता है तो भारत में जो कानून है उसी के हिसाब से जो है उसको सज़ा मिलेगी या दी जाएगी जो उसके बिहेवियर में बाधा डाल रहा है। ठीक है, तो कानून सभी के लिए समान है, चाहे वो नागरिक हो या फिर गैर नागरिक हो, ये सारी बातें क्लियर होती हैं। अल्पसंख्यकों के अधिकार, अब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात कर रहा है तो देखिए अल्पसंख्यक के अधिकार जो यहाँ पे हैं वो किसी बाहरी विदेशी नागरिक को, विदेशी व्यक्ति को नहीं प्रदान किए जा सकते, केवल भारतीय अल्पसंख्यकों को ही अधिकार प्रदान किया गया है। तो इस दृष्टि से आपका ये भी ऑप्शन राइट हो जाता है। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, ये देखिए जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण सभी को प्राप्त है। कोई भी यहाँ पे घूमने आएगा भारत से विदेशी, उसको भी जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इस दृष्टि से आपका 1 और 3 जो है, 1 और 3 ऑप्शन ए जो होगा राइट हो जाएगा। यानी कि भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। और अल्पसंख्यकों को अधिकार जो है ये केवल नागरिक को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 123। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि की समक्ष समता, ये तो प्राप्त ही है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, ये नहीं प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध, ये भी प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डियर बी, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं प्रदान किया गया है, किसको? विदेशियों को। बाकी कानून के समक्ष समानता ये भी प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी प्रदान किया गया है। अब मैं आपको बता दूं शार्ट में, ठीक है, भारत में कुछ मूलाधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को समान रूप से प्राप्त है, तो वो आपको याद रखना है। आर्टिकल एक बार फिर से मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। तो कुछ अधिकार जो मूल अधिकार जो है नागरिकों और गैर नागरिकों यानी कि विदेशी और यहाँ इंडिया के नागरिकों को दोनों को समान रूप से प्राप्त है। जैसे आर्टिकल 14 की बात करें तो मैंने आपको बताया था विधि के समक्ष समानता का अधिकार। इसके बाद आर्टिकल 20 की बात किया जाए तो इसमें है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण की बात करता है आर्टिकल 20, ये भी प्राप्त है दोनों को। 21 की बात किया जाए ये भी प्राप्त है, यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 21 एक का बात किया जाए तो ये भी दोनों को प्राप्त है। और वहीं पे 23-24 की बात किया जाए तो ये भी प्राप्त है। 23-24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और वहीं पे बात किया जाए तो आपका 25 है, 26 है, 27 है, 28 है। तो 27, 28 ये सारे मतलब अधिकार भी जो है विदेशी और नागरिकों दोनों को समान रूप से प्राप्त किया गया है। यानी कि ये 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है जो दोनों को प्राप्त है। तो इस बात से हमें क्लियर पता चलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 में भारत में विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। जबकि यहाँ पे मैं 19 नहीं दिया हूँ ना, तो 19 को आपको याद रखना है। 19 में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार जो हैं ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल नागरिक को ही प्राप्त है। तो इतने सारे आर्टिकल आपको नोट कर लेना है जो भी मैंने बताया है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो फिर वीडियो को रिवाइज करके यानी कि फिर से बैक जाके
वहाँ पे राइट कर सकते हैं, नोट डाउन करके आपको याद कर लेना है। ये बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? विधि के समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया गया है। तो ये विधि के समान संरक्षण का अधिकार जो है ये सभी को समान रूप से प्रदान किया गया है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये सभी को समान रूप से प्रदान नहीं किया गया है, केवल भारतीयों को प्राप्त है। अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये केवल नागरिकों को, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार भी केवल नागरिकों को प्रदान किया गया है। 125 में निम्नलिखित अधिकारों में कौन से अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? यहाँ पे नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा कि जो भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। विधि के समक्ष समता ये तो सभी को प्रदान किया गया है, आपको पता होगा, ठीक है। विधि के समक्ष समानता ये सभी को प्रदान किया है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये सभी को प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता ये भी सभी को प्रदान नहीं किया गया। चुनाव लड़ने का अधिकार ये भी सभी को प्रदान नहीं किया गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो विधि के समक्ष समानता की बात करता है ये सभी को प्रदान किया गया है, भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। फिर भेदभाव के विरुद्ध अधिकार ये भी सभी व्यक्तियों को, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको बताया विधि के समक्ष समानता ये सभी को प्रदान क्या किया गया है? सभी को प्रदान किया गया है। यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है, नेगेटिव में, यहाँ पे नेगेटिव की क्वेश्चन पूछ रहा है। तो विधि के समक्ष समानता ये सभी को प्रदान किया गया है, और चाहे नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो। लेकिन भेदभाव के विरुद्ध ये सभी को नहीं है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण करने की स्वतंत्रता भी नहीं है, और चुनाव लड़ने की भी स्वतंत्रता। तो आर्टिकल ये आपका ऑप्शन 2, 3, 4 जो होगा ये राइट हो जाएगा। तो बात यहाँ पे आर्टिकल 24 की करते हैं। तो विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि अन्य 3 अधिकार मात्र भारतीयों को ही उपलब्ध है। ये अधिकार केवल किसको उपलब्ध है? केवल भारतीयों को, और ये सभी को गैर नागरिक हैं उसको भी ये अधिकार प्रदान किया जाएगा, जबकि ये केवल भारतीयों को ही प्रदान किया जाता है। 2, 3, 4 क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी देश में घूमने या बसने का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। तो यहाँ पे संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये आर्टिकल 32 में प्रदान किया गया है, तो ये गैर नागरिकों को भी प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 126, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता के अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। तो भारत में रहने वाला ब्रिटिश जो है किसका जो है एक दावा नहीं कर सकता है? तो ये जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है। मैंने बताया था आर्टिकल 19 में जो है ये जो है केवल भारतीयों को प्रदान किया गया है, जबकि गैर नागरिक यानी विदेशियों को नहीं प्रदान किया गया है। तो IAS का क्वेश्चन है और 1999 का है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। 128 में देखते हैं। 128 में चलिए देखते हैं हम लोग। भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन किन विशेष लाभों का हकदार हो जाता है? तो इसमें राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा, ठीक है। यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन का कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है अगर अल्पसंख्यक है। भारत में राष्ट्रपति स्वयं संप्रदाय समुदाय के प्रतिनिधित्व को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये नहीं होगा, ये गलत है आपका ऑप्शन। यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट का कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल लाभ प्राप्त कर सकता है। तो 1313 आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 129 में देखते हैं हम लोग। बंधुआ मजदूर या उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित हुआ था। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा ये अधिनियम है, यानी कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है
ये 25 अक्टूबर जो है इसको पारित किया गया था। बट आपको सन बताना है कि कौन सा सन यहाँ पे राइट हो जाता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि बंधुआ मजदूर जो होता है इसका उन्मूलन जो है 25 अक्टूबर 1975 को जारी किया गया था। ठीक है, 25 अक्टूबर 1975 को इसको जारी किया गया। इसके बाद इसको जो है 1976 में जो है मतलब बिहेवियर यानी कि मतलब व्यवहार में आ गया और इसको जो है लागू कर दिया गया। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है 1976 में जो है पारित किया गया था। जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो जो जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का जो उपयोग निषिद्ध किया गया है वो आपको किस में किया गया है? भारत के संविधान में किया गया है, बिल्कुल किया गया है, मैंने बताया है आर्टिकल 23 से 24 में। 10 दिसंबर 1996 सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय द्वारा सर्वोच्च संयुक्त राष्ट्र चार्टर में भी इसकी बात की गई है उपयुक्त। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि सभी में जो है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो भारत के संविधान में भी किया गया है, 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा भी, और संयुक्त चार्टर के राष्ट्र के चार्टर के द्वारा भी। 131 देखते हैं हम लोग। बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। यहाँ पे क्या फील करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है, तो बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे बिना परछाई के, तो क्या यहाँ पे फील होगा आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे बिना परछाई के व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकार आ गया। 132 देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध स्थापित करता है? अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। तो अधिकार जो होते हैं किससे संबंधित होते हैं? कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित होते हैं, ये बिल्कुल राइट क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन ये सेटिस्फाइड बन रहा है। अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल नहीं होगा। नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार ना कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य ना कि, तो आपका ऑप्शन ए ही राइट हो जाएगा। 133 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, ये पहला ही ऑप्शन आपके सामने राइट दिख रहा है। ठीक है, तो पहला ही ये तो मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अगर मौलिक अधिकार की बात करेगा तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध जो है राज्य के दावे हैं, तो ये तो सही होता है। बट आप यहाँ पे ऑप्शन में आपको कुछ दूसरा ही सही करना है। ठीक है, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार। देखिए अधिकार जो है ये आपका ऑप्शन सी राइट होगा। यहाँ पे अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। अधिकार जो दिए जाते हैं ये राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे होते हैं। और जो मैं यहाँ पे फर्स्ट बता दिया था, तो यहाँ पे देखिए अधिकार नागरिकों के विरुद्ध नहीं, यहाँ पे राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं। तो यहाँ पे मिस्टेक था, इसलिए मैं गलती से यहाँ पे बता दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं, यानी कि राज्य के विरुद्ध नागरिक जो है न्यायालय का शरण ले सकता है अगर उसका अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। 134 और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्विट्जरलैंड में, ग्रेट ब्रिटेन में या फिर चीन में? तो सेवा के अधिकार की बात किया जाए तो ये जो है अवधारणा 1991 में ग्रेट ब्रिटेन में जो है प्रारंभ हुई थी। तो ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। इस अधिकार से मतलब है जिसके तहत राज्य एक निश्चित अवधि के अंदर लोक सेवाएं देने की गारंटी देता है। इसमें सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। तो सेवा के अधिकार को क्या कहा जाता है? सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है किसको? सेवा के अधिकार को। सेवा के अधिकार को सिटीजन चार्टर भी कहा जाता है।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, वो भी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम लोग भाग 3 तक कवर कर चुके हैं। भाग 3 में मैंने आपको बता दिया मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार भी कह सकते हैं, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो इतनी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। इसके बाद हम लोग भाग 4 में पहुंच जाएंगे। भाग 4 में बात करेंगे हम लोग नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, और वो नीति निर्देशक तत्व जो है आर्टिकल आपका हो जाएगा 36 से 51 के मध्य। तो नेक्स्ट टॉपिक में अब बने रहने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। इसके बाद मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं है, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।